सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की बात हो, या शिक्षक भर्ती में वर्ग 2, या साइंस वालों के लिए खास जानकारी जो कि है सीजीएसएसबी के अंतर्गत नमूना सहायक और लैब असिस्टेंट का। आपको पता ही है कि इसका जो है वह एग्जाम डेट आ चुका है। 20 सितंबर को आपको इसका एग्जाम डेट देखने को मिल रहा है ना? इसका फॉर्म भी डालना प्रारंभ हो चुका है। 31 जो जुलाई है वह अंतिम तिथि है, तो आप सभी को भैया कायदे से फॉर्म डाल लेना है। साइंस वालों के लिए बोल सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा ही सही, लेकिन कम से कम जीरा तो मिल रहा है। ठीक है? सभी सब्जेक्ट का महामैराथन कराइए सर जी। बिल्कुल, चलिए यार शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले सवाल आपके सामने ये रहा, है ना? आपको पता है रोग से रिलेटेड जो है वो सवाल बनते ही हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट बीमारी वाले सवाल कर लेते हैं, ठीक है? कौन-कौन सी बीमारी है जिससे आपको तकलीफ हो रही है दोस्त? तो सवाल नंबर पहला बताइए कि क्षय रोग या टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण कौन-सा है? बताइए, टीबी जब किसी व्यक्ति को हो जाता है, तो उसके लिए कौन-सा टेस्ट कराया जाता है? ठीक है, रॉबर्ट टेस्ट कराया जाता है, विडॉल टेस्ट कराया जाता है, कान का परीक्षण करते हैं, या मोनटॉक्स परीक्षण कराया जाता है? चलिए, सबको जवाब देना है। राधे राधे, सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए चलिए, सभी का स्वागत है। सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे यार, है ना? सेशन को शेयर कर देंगे, एक बार लाइक का बटन दबा देंगे। आपका छोटा सा प्यार हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है भैया। ओके, चलिए सबका जवाब देना है भैया, सबको, है ना? चलो, क्या बोल रहे हैं? पहला जो है वह सबको आंसर देना है क्षय रोग के बारे में। अरे गलत नहीं करना है, ठीक है? गलत नहीं करना है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। मोन्टेक्स टेस्ट याद रखना है भैया, ठीक है? मोन्टॉक्स, ये मोन्टॉक्स टेस्ट आपको याद रखना है, टीबी के लिए किया जाता है। इस टीबी को और किस-किस नामों से जाना जाता है तो आपको पता है, एक तो हो गया ट्यूबरकुलोसिस, इसी को आपको ध्यान रखना है। यक्ष्मा रोग के नाम से भी जाना जाता है जी, ठीक है? यक्ष्मा रोग कहते हैं, टीबी कहते हैं, और इसको पेदिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, और इसमें आपको एक देखने को मिल रहा है, ये विडॉल टेस्ट है। तो विडॉल टेस्ट तो बहुत ही फेमस है यार, है ना? एकदम नॉर्मल टेस्ट है जो कि बार-बार पूछा जाता है। और ये जो विडॉल टेस्ट है उसको आपने टाइफाइड जब किसी को होता है, ठीक है? जब किसी को टाइफाइड हो जाता है तो अक्सर आपने सुना होगा कि ये विडॉल टेस्ट करा लेते हैं ऐसा करके। ओके? तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए, थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल हैं, ठीक है? ध्यान देना है भैया। हाँ, विडाल विडॉल टेस्ट जो है वह टाइफाइड के लिए कराते हैं, ठीक है डियर? चलो, आगे देखिए। उष्णकटिबंधीय प्रदेश बोलने का मतलब क्या है? अगर ये आपका ग्लोब है, ये बीचों-बीच में क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है? और इसके ऊपर में जो है वह एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कहते हैं कर्क रेखा, और इसके नीचे में एक रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको कहते हैं हम लोग मकर रेखा। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है? उसी को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जो है वो इसको जाना जाता है। हाँ, ठीक है, गायत्री गायकवाड़ जी, एक बार मैं पूछूंगा, है ना? कहाँ डलता है? तो बोल रहा है कि इस उष्णकटिबंधीय प्रदेश में जीका वायरस रोग उसी मच्छर के द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू जो है वह संचारित होता है। बोलने का मतलब है कि जो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पे जीका रोग जिस मच्छर से फैलता है, उसी रोग से भैया डेंगू फैलता है। और जीका वायरस रोग एक लैंगिक संचरण रोग होना संभव है। बोल रहा है कि ये जो जीका रोग है वह एक प्रकार का एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकता है, बोल रहा है। चलिए बताइए कौन से इसमें सही हो जाएगा? सवाल के लेवल थोड़े से तगड़ा है, ठीक है? सवाल के लेवल थोड़े से क्या है, स्ट्रांग है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से जवाब देना है, हड़बड़ी नहीं करना है। चलो, दूसरा का लगभग लगभग लोगों का जवाब आ रहा है। ऑप्शन सी बोल रहे हैं, और बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इसमें सही है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस, ठीक है, उसी मच्छर के कारण होता है जिससे डेंगू, और तो डेंगू जो है वो किससे होता है जी? तो डेंगू और जीका दोनों में याद रखना है आपको एडिज एजिप्टाई, ठीक है? ये तो एडिज एजिप्टाई नामक जो मच्छर है उसके द्वारा फैलता है रोग, कौन सा? जीका और डेंगू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जीका जो है वह एक प्रकार का लैंगिक संचरण रोग भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़िए।
सवाल नंबर 3, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए यूज किया जाता है? चलिए बताइए। बोल रहा है कि कौन सा दवाई है इन सब में जो कि आपके यक्ष्मा, यक्ष्मा का मतलब क्या है? टीबी, और कुष्ठ, कुष्ठ का मतलब क्या है? लेप्रोसी करके भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कुष्ठ तो आप लोग जानते ही होंगे, लेप्रोसी बोलते हैं। यह जो है वह त्वचा से संबंधित है, ठीक है। कुष्ठ रोग जो है वह त्वचा से संबंधित है। कौन सा सब्जेक्ट है सर? बायोलॉजी है भैया, ठीक है। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण हम लोग सवाल कर रहे हैं। कौन कौन से सवाल है इसमें? इसमें बीमारी से रिलेटेड सवाल है, ठीक है। बीमारी से रिलेटेड सवाल है। कौन कौन से एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है? ध्यान रखना है। सहायक शिक्षक, ठीक है। सहायक शिक्षक में पर्यावरण वाला जो सेगमेंट है वहां से भी इसमें सवाल आता है, ठीक है। शिक्षक भर्ती की बात करेंगे। ये शिक्षक भर्ती वर्ग दो, वर्ग दो में विज्ञान संकाय के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये विज्ञान संकाय के लिए महत्वपूर्ण है। और उसके बाद सहायक शिक्षक, ठीक है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला उसके लिए महत्वपूर्ण है। और कौन सा एग्जाम है? अभी ये नमूना सहायक, ठीक है। नमूना सहायक उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या है? प्रयोगशाला परिचारक, ये प्रयोगशाला परिचारक। इन सभी एग्जामों के लिए आपको साइंस पढ़ना ही है, ठीक है। और उसमें ह्यूमन डिसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर भी आपसे उम्मीद करता है कि आप कम से कम आपके आस पड़ोस आपके जीवन में जो होने वाली बीमारी है कम से कम उसके बारे में तो थोड़ा बहुत जानो यार। तो बताओ जी, कौन सा दवाई है जिसको हम लोग टीबी और यक्ष्मा दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं? तो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन बी, पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसको लिख के रखेंगे। पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नहीं आ जाना है, बी याद रखना है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपने सुना होगा, ठीक है। ये रिफेम्पिसिन, और यहाँ पे है आइसोनियाजिड, तो वो नहीं है भैया। ऑप्शन बी याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको काम आएगा। चलिए आगे बताइए। कथन कारण वाले सवाल देख रहे हो? सवाल का लेवल देख रहे हो? एकदम चेंज करके सवाल बनाया हूं मैं। कथन कारण वाले सवाल है। कथन बोल रहा है कि भारत में क्षय रोग से अन्य किसी बीमारी की अपेक्षा अधिक वयस्क मरते हैं, बोल रहा है। टीबी है ना, भारत में टीबी रोग से किसी अन्य रोग की अपेक्षा लोगों की मृत्यु अधिक होती है, ऐसा करके बोल रहा है। और कारण ये बोल रहा है कि अधिकांश जो क्षय रोगी हैं वो 15 से लेके 59 वर्ष आयु के होते हैं, है ना, ऐसा करके बोल रहा है भैया। और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। चलिए आप थोड़ा अपना बुद्धि लगाइए और बताइए कि क्या भारत में अधिकांश जो लोगों की मृत्यु होती है वो टीबी के कारण होती है? और टीबी के कारण भी जो वयस्क है उसकी मृत्यु इसलिए हो रही है क्योंकि मैक्सिमम जो इनको टीबी हुआ है वो 15 से लेके 59 वर्ष के आयु के बीच में है। चलिए वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, है ना जी। कि भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी वयस्क की मृत्यु हो रही है तो वह रोग है टीबी, और वयस्क लोग ही जो है वह इस रोग से ज्यादा संक्रमित है, ठीक है। तो ये टीबी करके आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं, उसके बाद बताता हूं, ठीक है। ये चलिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 बोल रहा है प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। बताओ कौन सा ऐसा रोग हो सकता है इन दिए गए रोग में? क्या इंसेफेलाइटिस हो सकता है, एड्स हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या क्षय रोग टीबी हो सकता है, जिससे प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों की क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है, ऐसा करके बोला जा रहा है। चलिए बताइए जी। तो प्रतिवर्ष है ना, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीयों की जो है मृत्यु हो रही है। बताइए इंसेफेलाइटिस हो सकता है क्या? ये इंसेफेलाइटिस को जापानी इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। जापानी इंसेफेलाइटिस, ये तो इसको जापानी इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो क्या जापानी इंसेफेलाइटिस से रोग मर रहे हैं क्या 5 लाख लोग प्रतिवर्ष? क्या एड्स से मर रहे हैं क्या? क्या कैंसर से मर रहे हैं क्या? क्या क्षय रोग से मर रहे हैं?
तो मृत्यु उन्हीं क्षेत्र में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना जी, जहां आपके आस पड़ोस में जिस नाम से आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या आस पड़ोस में एकदम कॉमन है क्या कैंसर, एकदम कॉमन है एड्स, या एकदम कॉमन है टीबी? तो टीबी आपने अक्सर सुना होगा। ध्यान रखना है, टीबी से मरने वालों की जो संख्या है वो अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 है, WHO के द्वारा जारी की गई, ठीक है, जारी की गई डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट कोर्स, जिसको हम लोग डॉट्स के नाम से जानते हैं, मानक स्कीम का अधिदेश निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करने के लिए है? कुल मिला के ये पूछ रहा है कि WHO भैया जो ये बोल रहा है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट कोर्स करके, शॉर्ट कोर्स करके डॉट्स, उसका क्या मतलब है? तो डॉट्स का मतलब क्या, चिकित्सक अल्प अवधि के लिए औषधि प्रदान कर रोगियों का उपचार करे। क्या ये बोलना चाह रहा है कि थोड़े टाइम तक रोगियों को दवाई दो, उसके बाद दवाई मत दो करके? या बोल रहा है कि चिकित्सक अभिप्रयोग किए बिना उपचार प्रारंभ नहीं करे? या ये कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो थोड़ा तुम टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद उसको दवाई दो, ऐसा बोला जा रहा है? रोगी अपनी दवा के कालक्रम कोर्स को पूरा करे, ये बोला जा रहा है डॉट्स के माध्यम से? या रोगी स्वेच्छा से खुद ही दवा ले ले, ऐसा करके बताया जा रहा है? ये इसको तो चलो छोड़ ही दो कुल मिला के। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसमें? तो 6 नंबर का सब लोग क्या बोल रहे हैं? अरे इतना गलत गलत जवाब दे रहे हो। पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है क्या, शक्तिमान लोग? तो इसमें ध्यान रखना है, ये डॉट्स नहीं सुने हो जी, डॉट्स। डॉट्स अगर आपको अक्सर क्या बोलते हैं, टीवी वगैरह में ऐड आते रहता है कि डॉट्स अपनाए, डॉट्स अपनाए, टीबी होने पे डॉट्स अपनाए करके। ठीक है, वेरी गुड, है ना, टीबी होने पे एडल्ट्स को जो है वह डॉट्स दिया जाता है। सही बात है यार, ठीक है। तो डॉट्स अपनाएं ऐसा करके आपको टीबी के लिए बोला जाता है। ध्यान रखना है, कहा जाता है कि अपना जो कोर्स है, दवाई का जो कोर्स है, उसको आपको अच्छे से पूरा करना है करके। टीबी के बारे में अक्सर मैं आपको बताता हूं कि टीबी जो है रोग है, किससे संबंधित रोग है? तो टीबी जो है वह आपके फेफड़े से संबंधित रोग है, ठीक है। और टीबी का रोग कारक का क्या नाम है करके पूछेगा, तो रोग का कारक का नाम है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण फैलता है कौन रोग? ये टीबी। और टीबी के लिए जो टेस्ट होता है, टेस्ट उसको कहते हैं मेंटॉक्स टेस्ट, ऐसा करके आपको पूरा याद में रखना है, ठीक है। ये का इसका लक्षण क्या होता है करके बोलेगा, आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। ये लक्षण क्या होता है? तो लक्षण क्या होता है भैया? खांसी आता है, और क्या होता है, बलगम में क्या आता है, खून आता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलो, इसका उपचार क्या है? ठीक है, उपचार क्या है? तो उपचार क्या है, बच्चों में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। जी का क्या लगाया जाता है? टीका लगाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये बीसीजी का मतलब क्या है? बैसिलस कोलमेट गुरिन। तो ये जो कोलमेट और गुरिन दो वैज्ञानिक है जिन्होंने इसका खोज किया है, तो अपने ही नाम पर रखेंगे वो, बैसिलस कोलमेट गुरिन। और इसके उपचार के लिए क्या करते हैं? डॉट्स अपनाते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ऐसा करके, ठीक है। हाँ, वयस्क के लिए डॉट्स वाला है, ठीक है। ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। तो इतना बातें आपको टीबी के बारे में पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 7, मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? चलिए बताइए, कौन सा रोग है जो वायु द्वारा फैल सकता है? क्या डेंगू वायरस द्वारा फैल सकता है, यक्षमा या ट्यूबरकुलोसिस, या इसी को क्या कहते हैं, टीबी जो है वायु द्वारा फैल सकता है, HIV एड्स फैल सकता है, या घेंगा या ग्वाइटर रोग फैल सकता है? बताइए जी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बैसिलस कोलमेट गुरिन, वेरी गुड यार, है लगातार खांसी, बलगम में खून, बुखार, वेरी गुड, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें? वेरी गुड, ठीक है। ये भैया हमने सबने सुना है कि आदमी को टीबी हो गया है यार, तो सांस रहा है तो उसके पास मत जाओ रे, खुक खुक करके तुमको भी फैला देगा। तो ऐसा करके टीबी अगर किसी को हुआ है तो वो हवा से क्या हो सकता है? फैल सकता है ना। डेंगू तो किससे फैलता है जी? डेंगू तो एडिज, है ना, एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। और ये जो डेंगू है वह वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। ये वायरस से होने वाला रोग है, ये ध्यान रखना है आपको। HIV एड्स जो है वह एक प्रकार का एसटीडी है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ये आपको ध्यान रखना है। घेंघा रोग की बात करेंगे तो घेंघा रोग जो है वो आपको पता ही है, आयोडीन की कमी से होता है। ये आयोडीन की
कमी से होता है, ये आपको पता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए, बीसीजी वैक्सीन में काम करता हूँ सर। वेरी गुड यार हरीश साहू जी, चलिए बधाई हो आपको भैया। आप सम्मान के पात्र हैं, आप इतना बेहतर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, बताओ। वायु जनित रोग तो देख लिए, अब बताइए जल से फैलने वाला रोग कौन कौन सा है, कौन सा रोग है जो कि जल के द्वारा फैल जाता है, बताओ। तो चेचक क्या जल के द्वारा फैलने वाला रोग है? ठीक। मलेरिया क्या जल के द्वारा फैलने वाला रोग है? हैजा क्या जल के द्वारा फैलने वाला रोग है? या तपेदिक? तपेदिक बोलने का मतलब है टीबी, हैजा बोलने का मतलब है, इसको बोलते हैं कोलेरा। ठीक है, मलेरिया तो पता है, चेचक स्मॉल पॉक्स। चलिए बताइए। हाँ, आठवां का सब लोग क्या बोल रहे हैं? जल जनित रोग, है ना। घरों की दीवारों पे लिखा रहता है दूषित भोजन, गंदा पानी, डायरिया की यही निशानी, ऐसा करके। तो ये हैजा जो है, हैजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैजा या जो कोलेरा है वो किससे फैलता है? दूषित जल और दूषित भोजन से फैलता है जी, ये बात आपको ध्यान रखना है। यह जो है वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? तो आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है यार। और ये हैजा के रोग कारक का नाम है विब्रियो कॉलेराई। ठीक है, ये विब्रियो कॉलेराई, ठीक है, विब्रियो कॉलेराई जो है इसके रोग कारक का नाम याद रखना है। अब ये मलेरिया तो सबको पता है, ठीक है, किसके कारण होता है? मादा एनाफलीज मच्छर के कारण होता है। ठीक है, ये मादा एनाफलीज मच्छर के कारण होता है। और इसमें प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम नामक क्या होता है इसमें? प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ का नाम क्या है बोलेगा तो प्लाज्मोडियम। किसके द्वारा फैलता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और टीबी का तो पूरा भी हम लोग पोस्टमार्टम कर चुके हैं, बाकी ये हैजा के बारे में थोड़ा अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आओ 5 बजे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 9। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय, ठीक है, कौन सी संक्रमणीय है, बताओ। दुधारू पशुओं में कौन सा बीमारी है जो कि संक्रमणीय है, एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है? तो फुट एंड माउथ रोग है, एंथ्रेक्स रोग है, ठीक है, ब्लैक क्वार्टर रोग है, या काउ पॉक्स रोग है। चलिए बताइए जी, इनमें से कौन सा कूट जो है वह सही हो जाएगा? बताइए कौन सा कूट जो है वह सही हो जाएगा? सबको जवाब देते हुए चलना है भैया, चलो बताइए। सबको जवाब देते हुए चलना है, निम्नलिखित में से कौन सा कूट जो है वह सही हो जाएगा? इस प्रकार के सवाल ही हैं जो यह बताते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितने पानी में हैं, ऐसा करके। ठीक है, चलो बताइए क्या हो जाएगा। काशनी पटेल जी की बोल रहे हैं 9th का डी, ऐसा करके। वेरी गुड यार, ठीक है, वेरी गुड। ध्यान रखना है आपको कि इस प्रकार के जब सवाल आए तो वही लगाना है जो आप लगाते हैं। जय बजरंगबली बोल के उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है? यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? जीवाणु जनित रोग की बात कर रहा है, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में पूछ रहा है दोस्त। तो कौन सा रोग है जो कि बैक्टीरिया से होता है? चलिए बताइए। क्या हर्पीस जो है बैक्टीरिया से होता है? पोलियो बैक्टीरिया से होता है? चेचक बैक्टीरिया से होता है? या टिटनेस बैक्टीरिया से होता है? अब इसको तो पूरा रट डाले होगे, ठीक है। अभी तक मेरे को उम्मीद है इसको पूरा आप लोग रट डाले होगे, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं करके। मैंने आपको क्लास में भी याद करवाया है कि कौन कौन से रोग हैं जो कि बैक्टीरिया से होते हैं, ऐसा करके। उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। चलो बताओ। 10वां का क्या बोल रहे हैं? डी, डी बोल रहे हैं, वेरी गुड। टिटनेस एक रोग है जो कि किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ऐसा करके मैंने आपको बताया है। बी से याद रखना है आपको एक रोग, और बोलते हैं उसको ब्लैक डेथ। और ब्लैक डेथ का मतलब क्या है? तो ब्लैक डेथ को ही प्लेग के नाम से जानते हैं। ये क से याद रखना है आपको, कोलेरा करके बताया हूं, ठीक है, कोलेरा। कोलेरा के बाद याद रखना है कुष्ठ, और कुष्ठ के बाद याद रखना है कुकुर खांसी। ये ना, इतना आपको बिल्कुल याद में होना ही चाहिए, आराम से याद हो जाएगा। टी को पकड़ लो, पहला टी से याद रखना है आपको टीबी। टीबी के बाद याद रखना है टाइफाइड, ठीक है, टीबी के बाद टाइफाइड है, और टाइफाइड के बाद टिटनेस है। ये 3 रोग याद रखना है। अब ये रिया को पकड़ लो, तो रिया में एक है गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया के बाद एक है डिप्थीरिया,
ठीक है, गोनोरिया के बाद एक है डिप्थीरिया। अब जो नहीं समझ में आ रहा है उसको देखेंगे, तो एक है न्यूमोनिया जो एक्स्ट्रा है। तो निया और रिया दोनों साथ साथ में करके याद रख लेना, निया और रिया। और ये सी को पकड़ लेना कुकुर खांसी का, और यहीं से सिफिलिस करके याद रख लेना। ठीक है, सिफिलिस। और इसी स से पकड़ लेना, ये टिटनेस का स पकड़ के याद रख लेना, सॉटर रोग। ठीक है, तो इतना रोग आपको बिल्कुल याद में होना चाहिए, जो कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, है ना। सबको बताया हूं, इसको इतना तो बिल्कुल तुमको याद में होना ही चाहिए, जो कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। बाकी ये जो बच गए, हर्पीस, पोलियो, चेचक, ये सब जो है वह वायरस से होने वाले रोग हैं। ठीक है, वायरस से होने वाले रोग हैं। आगे देखेंगे कौन कौन से रोग है जो कि वायरस से होते हैं करके, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट नेक्स्ट है सवाल नंबर 11। टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताइए, ये जो टिटनेस है इसको और किस नाम से जाना जाता है? क्या इसको गैंग्रीन के नाम से जानते हैं? क्या इसको सिंगल्स के नाम से जानते हैं? क्या इसको लॉक जॉ कहते हैं, या इसको काली खांसी कहते हैं? चलिए बताइए। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए जी। फिटनेस नामक रोग निम्न में से और किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना है, फिटनेस को ही लॉक जॉ रोग कहते हैं। इसी को आपको ध्यान रखना है, धनुष टंकार रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो धनुष टंकार रोग बोले, लॉक जॉ रोग बोले, सब क्या है? फिटनेस है। ठीक है, ये काली खांसी क्या है? तो इसी काली खांसी को 100 दिन की खांसी कहते हैं। ठीक है, ये 100 दिन की खांसी बोले तब भी ठीक है। इसी काली खांसी को क्या कहते हैं? इसी काली खांसी को लयबद्ध खांसी कहते हैं। ये लयबद्ध खांसी कहते हैं तब भी ठीक है। इसी काली खांसी को कुकुर खांसी के नाम से जानते हैं तब भी ठीक है। तो इस प्रकार सार गर्भित जो है वह चीजों को आपको पढ़ना है, ताकि भैया कोई भी समस्या ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 12। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से ना किन रोगों की प्रतिरक्षा करने के लिए लगाया जाता है? आपने सुना होगा ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। बताइए जी, किसके किसके लिए लोगों को लगाया जाता है? कुकुर खांसी के लिए लगाया जाता है, टिटनेस के लिए या खसरा के लिए? कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए, टिटनेस, डिप्थीरिया और खसरा के लिए, टिटनेस, डिप्थीरिया और चेचक के लिए। चलिए बताइए सब लोग। हम्म, सबको जवाब देते हुए चलना है, ठीक है। सबको जवाब देते हुए चलना है, बताइए जी। चलो, सबको जवाब देते हुए चलना है। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं डीपीटी का। ये तो डीपीटी का टीका, डीपीटी के टीका से ये डी से क्या है? तो ये डी से हो गया आपका क्या? डिप्थीरिया। ठीक है, ये डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, तो ये आपको ये हो गया। ये पी से याद रखना है आपको, परटूसिस। ठीक है, परटूसिस। और ये परटूसिस का मतलब क्या है जी? तो ये परटूसिस का मतलब ही तो है क्या? कुकुर खांसी। ठीक है, तो ये पर्टूसिस को ही कुकुर खांसी कहते हैं। और ये टी से क्या है? तो टी से है टिटनेस। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये डिप्थीरिया को और क्या कहते हैं? तो इसी को रोहिणी रोग के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, डिप्थीरिया को ही रोहिणी कहते हैं, तो कभी कभी रोहिणी दे देगा। पर्टूसिस, काली खांसी। अब ये कुकुर खांसी को पर्टूसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जो रोग कारक है उसका नाम है बोडोटेला पर्टूसिस। वो एक प्रकार का क्या है? कुकुर खांसी बोलने का मतलब एक प्रकार का वो बैक्टीरिया है, बोडोटेला पर्टुसिस। बोडोटेला पर्टुसिस के नाम पर इसको क्या कहा गया है? पर्टुसिस। और ये टिटनेस, तो बोल सकते हैं कि कुकुर खांसी, टिटनेस, खसरा। ये ऑप्शन बी इसमें जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़े। ठीक है, ये सब आपको नोट करते हुए चलना है ना। चलो सवाल नंबर 13। इनमें से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होता है? चलिए बताइए, कौन सी बीमारी जो कि वायरस द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? या पोलियो नहीं होता है, पांडु रोग नहीं होता है, चेचक नहीं होता है, और डिप्थीरिया? तो अभी जस्ट बताया था बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग में लास्ट में क्या है? रिया। ठीक है, तो इसमें कोई रिया दिख रहा है क्या? डिप्थीरिया। ठीक है, वेरी गुड। तो हमको चीजों को याद ही इस प्रकार से करना है कि हमको वो लंबे समय तक याद रहे। ओके,
तो जहां भी अब हमको बैक्टीरिया बोले मतलब वहां पे क्या खोजना है अपने को, रिया। तो डिप्थीरिया बोले, गोनोरिया बोले, ये सब कैसे रोग हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। चलिए लिख लेते हैं वायरस से होने वाले रोग, ठीक है। ये वायरस जनित रोग, सब लोग नोट करते जाएंगे वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं करके। तो वायरस जनित रोग में आपको एबीसीडी याद रखना है। ए से क्या हो जाएगा, एड्स, ठीक है, एड्स वायरस से होने वाला रोग है। बी से याद रखना है आपको बर्ड फ्लू, ये भी क्या है, वायरस से होने वाला रोग है। सी से याद रखना है कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड का मतलब क्या है, सामान्य सर्दी बुखार जो रहता है ये। और याद रखना है इससे चिकनगुनिया, ठीक है, ये चिकन गुनिया करके याद रखना है। एक और याद रखना है आपको चिकन पॉक्स, ये सब सी। डी से याद रखना है डेंगू। हाँ हाँ हाँ, तो ये हो गया है आपका डेंगू। ई से याद रखना है आपको इंसेफिलाइटिस, ठीक है, ये इंसेफिलाइटिस, ये आपको ध्यान रखना है। इंसेफिलाइटिस के बाद याद रखना है इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये इन्फ्लुएंजा, इंसेफिलाइटिस इन्फ्लुएंजा। ई एफ, एफ से याद रखना है आपको फूट एंड माउथ रोग। तो फूट एंड माउथ रोग भी किससे होता है, वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। ई एफ जी, जी से याद रखना है आपको, अभी पढ़े हैं हमने जीका रोग, ठीक है, जीका रोग भी जो है वह वायरस से होता है। उसके बाद एमपी करके याद रखना है मध्य प्रदेश। एम से याद रखना है आपको मीजल्स और मम्प्स, मीजल्स और मम्प्स सुना होगा आपने, ऐसा गला बड़ा सा हो जाएगा, गलसुआ हो गया है यार ऐसा करके, तो क्या बोलते हैं उसको, मीजल्स, ठीक है। और एक तो खसरा बोलते हैं मीजल्स को, छोटे बच्चों में जो हो जाता है खसरा, खसरा का टीका भी लगाया जाता है ना, इसी को ध्यान रखना है। टी से याद रखना है पोलियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोलियो रोग आपको याद रखना है किससे होता है, वायरस से। और एक राजस्थान याद रखना है ये। आर से याद रखना है रेबीज, ठीक है, रेबीज। और एस से याद रखना है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। और याद रखना है स्मॉल पॉक्स, ठीक, ये स्वाइन फ्लू और स्मॉल पॉक्स, ये। डब्लू से याद रखना है आपको वार्ट, इसी वार्ट रोग को कभी कभी आपको मस्सा के रूप में भी देखने को मिलेगा। हमको लगता है कि मस्सा जो है वह नॉर्मल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है करके, लेकिन मस्सा जो है वह एक प्रकार के वायरस से होने वाला रोग है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतना भैया काम की चीजें हैं, इसको चाहो तो फोटो ले लो और बाद में हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतने रोग जो है वो किससे होने वाले रोग हैं, वायरस से होने वाले रोग है। अब इसमें पांडु रोग भी शामिल है, भगवान जाने क्या पांडु रोग है। ओहो, चलिए यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 14 है, तृतीयक प्रतिजन है ना, प्रतिजन जिसको डीपीटी कहा गया है, बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए। चलो वही सवाल फिर घूम के आ गया, लेकिन नाम बदल गए है अभी नाम बदल गया है। क्या पूछा है यहाँ पे, रोहिणी, पोलियो, चेचक, पोलियो, रोहिणी, टिटनेस, चेचक, कुकुर खांसी, टिटनेस, रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस। हाँ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चलो वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक। क्यों, क्योंकि कुकुर खांसी हमको पता है ये तो आएगा ही आएगा, टिटनेस भी हमको आएगा, ये पी वाला है परटूसिस करके जी। और ये क्या है, डी वाला, डी फॉर क्या है, डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके चीजों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 15 बोल रहा है, निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयों किसके लिए कारगर है, बताइए। आपको पूछ रहा है यहाँ पे सल्फा जो दवाइयां हैं वह किसके लिए कारगर है, ऐसा करके आपको बताना है, ठीक है। तो क्या यह जीवाणु के लिए कारगर है, क्या यह कीट के लिए कारगर है, क्या यह विटामिन की कमी के लिए या ग्रंथि की खराबी के लिए। तो सल्फा दवाइयां जो है वह किसके लिए यूजफुल होता है, ऐसा करके सवाल आपको पूछ रहा है। चलिए ध्यान रखना है, कीट नहीं आएगा, जीवाणु, ठीक है। हम लोग अभी रोग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो रोग वाला जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, मैक्सिमम जो सवाल हैं वो रोग से ही रहेंगे, और रोग के रूप में आपको जीवाणु, विषाणु, कवक, ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 16, थोड़ा नया टाइप का सवाल है।
दंत क्षय का कारण क्या है ना? अगर हो सके आपका दांत सड़ रहा है और दांत जल्दी जल्दी टूट रहा है, तो उसका कारण क्या है ये आपको बताना है। चलो जी, बताओ दंत क्षय का कारण क्या है? वायरल संक्रमण कारक है, दूषित पानी जो है वो कारक है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कारक है या वंशानुगत कारण है? वंशानुगत मतलब समझते हैं, मम्मी पापा से क्या दांत खराब होके आपको मिला है? हुँ? कि आपने खराब किया है। तो ध्यान रखना इसमें वायरल, दूषित, बैक्टीरिया और वंशाणुगत। क्या हो जाएगा? चलो, तो सवाल नंबर 16 का ध्यान रखना है आपको, बैक्टीरियल संक्रमण से, ठीक है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण से इतना तो आपको याद रखना ही है, ये, इतना आपको याद रखना ही है, साथ में ये भी याद रखना है कि क्या हो जाता है? दंत क्षय, ठीक? ये, दंत क्षय भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है करके एक्स्ट्रा आपको ध्यान में रखना है। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये, ठीक है? इतना आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 17, टाइफाइड तथा कॉलेरा, ठीक है? विशिष्ट उदाहरण है टाइफाइड और कॉलेरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉलेरा का मतलब क्या है? हैजा, ठीक है? और ये टाइफाइड तो आपको पता है। चलिए, क्या ये संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं? क्या ये वायुजन्य रोग हैं? क्या ये जल के द्वारा फैलने वाले रोग हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है? हाँ, तो ये कैसे वाले रोग हैं? जल के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि टाइफाइड और कोलेरा, ठीक है जी? कोलेरा तो चलो मैं बोल सकता हूँ, ये जो कोलेरा है, हैजा है, ये क्या है? एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ठीक है? संक्रामक रोग है। क्यों? क्योंकि पहले गाँव में क्या आता था? हैजा फैल गया है जी, कोलेरा फैल गया है, पूरे गाँव के गाँव खत्म हो जाते थे, तो संक्रामक है। लेकिन ये टाइफाइड तो संक्रामक नहीं है। हमारे घर में मम्मी-पापा को किसी को हो गया है, तो ज़रूरी नहीं हमको भी हो जाए। तो ये संक्रामक नहीं है, ठीक है? ये गलत हो जाएगा। चलिए, वायुजन्य रोग है क्या? क्या वायु से फैलता है क्या ये? ये टाइफाइड, क्या टाइफाइड मान लीजिए मम्मी को है, मम्मी खाँस रही है, हमको हो जाएगा क्या? नहीं। ठीक है? तो ये भी जो है वायु से फैलने वाला रोग नहीं है। कोलेरा भले हो सकता है वायु से फैलने वाला रोग। जलजन्य रोग की बात करेंगे, हाँ, मोस्ट याद रखना है कि, है ना, इसके लिए बोला जाता है दूषित भोजन और गंदा पानी, ठीक है? दूषित भोजन और गंदा पानी दोनों ही आपके याद रखने हैं, कोलेरा और टाइफाइड, ठीक है? इसके लिए अगर आपको रोग कारक पूछे, रोग कारक पूछे तो ध्यान रखना है ये साल्मोनेला टाइफी, ठीक है? ये साल्मोनेला जो टाइफी है, वह इसके रोग कारक के रूप में ध्यान रखना है। प्रभावित अंग आपको पूछ ले अगर, ठीक है? ये प्रभावित अंग करके पूछेगा तो ध्यान रखना है, भई भोजन से रिलेटेड है, तो भोजन से रिलेटेड है तो किसको प्रभावित करेगा? आपके आंत को प्रभावित करेगा, आंत में छेद हो जाता है, ऐसा करके आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? टाइफाइड में, और टाइफाइड के लिए कौन-सा टेस्ट होता है करके बोलेगा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है, विडॉल टेस्ट, ठीक है? विडॉल टेस्ट जो है वह इसके लिए कराया जाता है, ये बात आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा भैया, जल जनित रोग है। साल्मोनेला टाइफी बिल्कुल सही बात है ना, विब्रियो कोलेराई और साल्मोनेला टाइफी। चलिए, सवाल नंबर 18, जैविक उपचार क्या है बोल रहा है? क्या है जैविक उपचार? क्या संकटग्रस्त, पहले चीज़ों को समझा करो, ठीक है? जैविक और उपचार 2 शब्द है इसमें, मैं पढ़ देता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा। क्या संकटग्रस्त जंतुओं एवं पादपों की सूचना को एकत्रीकरण करना जैविक उपचार है? जैविक का मतलब क्या है? जीव, ठीक है? और उपचार का मतलब तो उपचार ही है। जीव के माध्यम से क्या करना है? उपचार करना है। क्या उपचार करना है? क्या संकटग्रस्त जंतुओं एवं पादपों की सूचना को एकत्रित करना कोई उपचार का माध्यम है? क्या जीवों के उनके प्राकृतिक वास का अध्ययन करना कोई उपचार के तरीका है? क्या जीवधारियों की संख्या में वृद्धि करना कोई उपचार का तरीका है? या सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषकों के रोकथाम में करना कोई जैविक उपचार है? क्या? देखो, अब ये सिंपल सा हमको दिमाग में क्लिक कर जाता है, क्या हो जाएगा? डी। ना, फ़र्क सिर्फ़ इतना पड़ता है कि आप चीज़ों को कैसे याद कर रहे हैं, ठीक है? कितने तरीके से चीज़ों को आप याद कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सवाल को इसलिए बोलता हूँ हमेशा ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए। सवाल को हड़बड़-हड़बड़ पढ़ने में समय व्यर्थ है ना? समय मतलब ये नहीं करना है, हड़बड़-हड़बड़ पढ़ ली, उसके बाद फिर 2 बार, 3 बार पढ़ रहे हो, वैसे नहीं। एक बार पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। चलिए, सवाल नंबर 19 है, पेनिसिलिन से किसका संश्लेषण निरोधित होता है? ऐसा करके आपको बोल रहा है। पेनिसिलिन से जो है किसका संश्लेषण निरोधित हो जाता है, ये बोल रहा है। बोलने का मतलब है, आपने सुना होगा कि पेनिसिलिन जो है वह
बैक्टीरिया से निकाले जाने वाला क्या है, एक प्रकार का दवाई है ना, पहले पढ़ा होगा पेनिसिलिन के बारे में। पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबॉडी है जो कि बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। यह किसका संश्लेषण को रोक देता है? निरोधित करने का मतलब क्या है? रोकना। किसको रोक देता है? क्या यह जीवाणु के कोशिका भित्ति के निर्माण को रोक देता है? क्या यह जीवाणु के प्रोटीन निर्माण को रोक देता है? क्या यह जीवाणु के आरएनए संश्लेषण को रोक देता है? क्या यह जीवाणु के डीएनए संश्लेषण को रोक देता है? ये आपको बताना है। पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम ऐसा करके आपने पढ़ा होगा जी। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीवाणु के प्रोटीन निर्माण। प्रोटीन का कार्य क्या है बताओ? प्रोटीन का कार्य क्या है? शरीर का निर्माण करना। ये इसका कार्य क्या है? शरीर का निर्माण करना। तो अगर आपके शरीर का निर्माण ही रुक जाएगा तो फिर ग्रोथ रुक गया। तो याद रखना है आपको कि पेनिसिलिन जो रहता है वह किसी भी जीवाणु के लिए काम क्या करता है, उस जीवाणु के प्रोटीन निर्माण की क्षमता को खत्म कर देता है, जिससे कि वह जीवाणु हमारे शरीर के अंदर में ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है भैया। चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 20 बोल रहा है बीसीजी, जिसको क्या बोलते हैं? बैसिलस टोलमेट गुरिन, ठीक है, का टीका जो है नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाना चाहिए? चलिए बताइए जी। ये जो बीसीजी का टीका होता है, और ये जो बीसीजी का टीका होता है वह किसके लिए दिया जाता है? टीबी के लिए। ठीक है, बीसीजी का जो टीका होता है वह टीबी के लिए दिया जाता है, और कितने दिन में बिल्कुल लगा लेना चाहिए बच्चों को? हम्म ठीक है, चलो सबका जवाब आना चाहिए है ना साथ साथ में। थोड़ा धीरे करते हैं, क्लास बहुत फास्ट हो रहा है क्या? ठीक है, हाँ। तो ध्यान रखना है आपको, टीबी के लिए तो क्या करना है भैया? जन्म के तुरंत बाद, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हमको क्या लगा देना है? बच्चे को टीका लगा देना है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा खुद ही बेचारा दूसरे प्रॉब्लम से जूझ रहा है ना, ऑपरेशन में बच्चा हुआ है, उसको तुम डॉक्टर को परेशान कर रहे हो, "ए, जल्दी लगा जल्दी लगा।" नहीं, थोड़ा सा समय दे देना है। अगर एकदम स्वस्थ है तब तो लगा देगा डॉक्टर, ठीक है, नहीं है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट है सवाल नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन को क्या पेलेग्रारा है ना, इसको क्या बोलते हैं? नियासिन को, नियासिन को बोलते हैं बी3। थायमिन बोलने का मतलब क्या है? विटामिन है। ठीक है, ये सब क्या है? विटामिन है। ठीक है, विटामिन डी तो पता ही है आपको, और ये विटामिन के। आपको इधर उनके रोगों से मिलाना है। चलिए बताइए जी, रोगों से सब लोग मिलाइए। सुमिलित नहीं है, कौन नहीं मिल रहा है? चलो थोड़ा सा धीरे करते हैं, है ना। हाँ, बी से बी1 है, वही है। चलो ठीक है, हो गया। हाँ, सब लोग बोल रहे हैं ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ये क्या है? विटामिन के। और विटामिन के जो है वह आपके रक्त, हाँ, रक्त स्कंदन से संबंधित है। ठीक है, ब्लड जो है वो क्लॉट करने से संबंधित है। ये जो बंधियापन है, जो बांझपन है, ये आपके विटामिन ई से संबंधित है। ठीक है, और विटामिन ई को ही क्या कहा जाता है? तो विटामिन ई को ही ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। और यह अंकुरित जो है ना, गेहूं वगैरह हो गए, उसके जो अंकुरित तेल रहते हैं, ये अंकुरित गेहूं का जो तेल रहता है उससे प्राप्त होता है विटामिन ई। विटामिन ई का कैप्सूल भी आता है। लोग विटामिन ई के कैप्सूल भी खाते हैं सुंदर दिखने के लिए, क्योंकि आपके बॉडी में फर्क पड़ता है भैया। बाकी विटामिन के तो आपको ध्यान रखना है। विटामिन के का रासायनिक नाम याद रखना है आपको, पाइलो। ठीक है, ये पाइलो क्यूनोन, पाइलो क्यूनोन, या कभी कभी उसी को कहते हैं मेना क्यूनोन। ठीक है, ये तो फाइलो क्यूनोन या मेना क्यूनोन कहते हैं किसको? विटामिन के को। विटामिन डी को क्या कहते हैं? तो विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक, ये कैल्सीफेरॉल। ये सब रासायनिक नाम याद रखने हैं आपको, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए को क्या कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। ठीक, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। ये जो रेटिनॉल शब्द आया कहाँ से, कभी सोचा है आपने?
ये जो रेटिनॉल शब्द आया कहाँ से है? अच्छा, ये विटामिन ए की कमी से क्या होता है ये बताओ? तो विटामिन ए की कमी से एक रोग हो जाता है रतौंधी, ठीक है, ये रतौंधी। और रतौंधी में होता क्या है जी? तो रतौंधी में क्या होता है, रात में नहीं दिखता है, ठीक है। हाँ, रात में नहीं दिखता है, या बोल सकते हैं थोड़े कम प्रकाश में दिखना बंद हो जाता है, शाम शाम को दिखना बंद हो जाता है। तो रात में नहीं दिखता है, तो दिखने का जो संबंध है वो आपके आंख के रेटिना से संबंधित है। मानते हैं इस बात को? दिखने का जो संबंध है वो आपके आंख के रेटिना से संबंधित है, और उसी रेटिना से संबंधित क्या है, रेटिनॉल। तो ऑप्शन मतलब विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल, बी1 को कहते हैं थायमीन, ठीक है, बी2 को क्या कहते हैं, बी2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। ये सब आपको याद होना चाहिए ना, फ्लेविन, ये सब वो सवाल हैं जो बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए। राइबोफ्लेविन, बी3 को नियासिन कहते हैं, ठीक है, बी5 को क्या कहते हैं, बी5 को कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, ये पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बी6 को क्या कहते हैं, बी6 को हाँ, पैरोडॉक्सिन, ये आपको ध्यान रखना है, पैरोडॉक्सिन करके। बी7 को क्या कहते हैं, बायोटीन, ठीक है, ये बी7 को बायोटीन कहा जाता है, और ये आपके बाल झड़ने से संबंधित है, ठीक है, बाल झड़ने से संबंधित है। अक्सर आपने किसी शैम्पू के एड में सुना होगा कि इस शैम्पू को लगाइए, इसमें बायोटीन विटामिन है, ऐसा करके, ठीक है, बायोटीन विटामिन युक्त शैम्पू करके, तो यही बाल झड़ने से संबंधित है। बी9 को क्या कहते हैं, फोलिक एसिड, ठीक है, ये बी9 को फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर बी12 याद रखना है, हाँ, इसको कहते हैं साइनो कोबाल एमिन, ठीक है, ये साइनो कोबाल एमिन। इसमें ये भी सवाल पूछता है कि कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है करके, तो साइनो कोबाल एमिन करके याद रखना है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसको साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड। विटामिन डी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, कैल्सिफेरॉल करके विटामिन ई है। चलिए, विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरॉल, ठीक है, ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। सही जोड़ी मिलाओ में आता है भैया। दिमाग को ब्यूटीफुल बनाना ज्यादा जरूरी है सर, ओके ठीक, तो फिर अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 22, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन से टैटू टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकता है? अब ये वही रोग संचरित हो सकता है जो ब्लड के थ्रू संचरित हो, क्योंकि निडल आपके ब्लड बॉडी में लगाया जाएगा, और उसी निडल के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति में टैटू बनाया जाएगा। चलो, तो चिकनगुनिया है, यकृत शोथ बी, यकृत शोथ बी क्या है, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी को बोलते हैं, ठीक है, और एचआईवी और एड्स, तो ये तो आपको पता ही है भैया। चलो बताओ जी। सबको जवाब देते हुए जाना है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा टैटू बनवाने से हो सकता है? तो ये जो चिकनगुनिया है ना, ये आपका मच्छर जनित रोग है, ठीक है, मच्छर जनित रोग है, और इसमें कौन सा मच्छर होता है, तो इसमें एडिज मच्छर होता है, ठीक है, ये जो एडिज मच्छर है वो एकदम, बोलने का मतलब घेखर टाइप का मच्छर है। आओ, चिकनगुनिया फैलाने में एक नंबर आगे, जीका रोग फैलाने में एकदम आगे, डेंगू रोग फैलाने में एकदम आगे, येलो फीवर, ठीक है, ये जो एडिज मच्छर है, जीका रोग, जीका रोग में, है ना, मैं आई कमिन सर बोल रहा है, येलो फीवर, हाँ बताता हूँ, ठीक है, येलो फीवर बोलेगा तब भी इसमें आ जाएगा। और ध्यान रखना है अपने को, डेंगू बोले डेंगू, डेंगू में भी आ जाएगा ये। और अभी कहाँ पड़ी ये चिकन गुनिया, तो इस प्रकार 4 रोगों में होता है। जीका रोग एक अफ्रीका का रोग है, विशेष क्षेत्रीय विशेष रोग है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। चलिए, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो बोल सकते हैं कि यकृत शोथ जो है वह, देखो जब भी हेपेटाइटिस आ जाए, हेपेटाइटिस मतलब बात कहाँ पे हो रही है, लीवर की हो रही है, ठीक है। और लीवर जो है वह डायरेक्ट जो है वह किससे संबंधित होता है, आपके ब्लड से। मैंने क्लास में भी आपको बताया है कि आपके ब्लड में अगर थोड़ी भी खराबी है तो उसको ठीक ठाक करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, लीवर की होगी। और एचआईवी एड्स तो आपको पता ही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन 2 और 3 जो है वह क्या हो जाएंगे, इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 23, निम्नलिखित में से
कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है? चलिए बताइए, कौन सा रोग है जो कि एक वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है? ठीक है, डिप्थीरिया है, मलेरिया है, हैजा है, या हेपेटाइटिस? ठीक है, वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग। वायरस के द्वारा फैलने वाले रोग में मैंने आपको बताया है, ए से एड्स, बी से बर्ड फ्लू, सी से चिकनगुनिया चिकन पॉक्स कॉमन कोल्ड, डी से डेंगू, ई से इंसेफ्लाइटिस इन्फ्लुएंजा, एफ से फुट एंड माउथ रोग, जी से जीका रोग। ठीक है, ई एफ जी। एच, एच से बताया हूं हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस और हर्पीस। तो वायरस से फैलने वाला जो रोग है वो क्या है? हेपेटाइटिस रोग है। ये जो हैजा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेरा, ये किससे फैलने वाला रोग है? तो ये बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ये मलेरिया जो है वह किससे फैलने वाला रोग है? प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। ये बैक है ना, ये तो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो वायरस का हम लोग पढ़ लिए थे, आपको बैक्टीरिया का भी बता दिया, थोड़ा प्रोटोजोआ का लिख लो। ये प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से, अच्छा, प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है? तो प्रोटोजोआ को जो है वह जब जगतों का विभाजन हो रहा था, जीवों का विभाजन हो रहा था, तो इस प्रोटोजोआ को रखा गया है। ठीक है, इस प्रोटोजोआ को रखा गया है प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोटोजोआ को जी। और प्रोटिस्टा जगत में, प्रोटिस्टा जगत के बारे में ये कहा जाता है कि इसके बारे में सही सही, ठीक है, मतलब स्पष्ट स्पष्ट नियम नहीं है। जिस जीवों के बारे में हमको अच्छा खासा पता नहीं होता है, उन सबको उठा के कहाँ डाल देते हैं हम लोग? प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है, तो उसके बारे में नियम स्पष्ट नहीं है। प्रोटोजोआ उसी के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी में याद रखना है आपको, एक तो अफ्रीका निद्रा रोग। ठीक है, ये अफ्रीका निद्रा रोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अफ्रीका निद्रा रोग। दूसरा याद रखना है आपको, डमडम बुखार। ओहो, ठीक है, डमडम बुखार, ये इसी को कहते हैं काला अजार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें याद रखना है पायरिया। ठीक है, पायरिया सुने होंगे आपने। ठीक है, और याद रखना है डायरिया। तो डायरिया बोले, पायरिया बोले। ठीक, और एक याद रखना है आपको, हाँ वही मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। डायरिया उल्टी दस्त हो गया, पायरिया दांतों में होता है। ठीक है, डमडम बुखार, अफ्रीकन निद्रा रोग। ये सवाल पूछा गया है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि डमडम बुखार किससे होता है, ऐसा करके। लिशमैनिया, लिशमैनिया डोनोवानी। तो लिशमैनिया डोनोवानी जो है वह कारक है। ठीक है, अफ्रीकन निद्रा रोग में बोलेगा तो ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा ब्रुशेई। ठीक है, ये ट्रिपनोसोमा ब्रुशेई जो है इसके कारक हैं। ये पायरिया। ठीक है, और डायरिया, एंट अमीबा, इसको बोलते हैं एंट अमीबा। ठीक है, एंट अमीबा जिंजे वेलिस। ठीक है, एंट अमीबा जिंजे वेलिस, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, स्पेशली जो है वो किससे होने वाले रोग हैं? प्रोटोजोआ। तो इतना अगर आपको याद है तो फिर आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इतना आपको अगर याद है तो आपका भैया बढ़िया तरीके से काम बन जाएगा, ज्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आया होगा। आप सभी के लिए लास्ट में एक सवाल है, और अगर आपने अंतिम तक इस वीडियो को देखा है तो इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। ओके, और अगर आपको इसी प्रकार के सीरीज को कंटिन्यू रखना है तो उसके लिए भी कमेंट आप जरूर छोड़िए। मैं प्रयास करूंगा इसको आगे कंटिन्यू करने का। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और ये जो 24 नंबर का सवाल है इसका जवाब आपको देना है। बाकी वीडियो बहुत तेज हो गया, वीडियो बहुत स्लो है, या थोड़े और सवाल करने चाहिए थे, या सवालों का एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा करना था, कम करना था, जो भी आपके सुझाव होंगे वो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का, और तैयारी में बिल्कुल लगे रहे भैया। 20 सितंबर को आप सभी का एग्जाम है।
लैब असिस्टेंट का, तो वो आपके लिए प्राइमरी है, उसके बाद शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम है ना? चलिए, थैंक यू सो मच।